मेरे बच्चे कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छा होगे और मन लगा के पढ़ रहे होगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पीसीबी ट्यूटोरियल में। हम लोग क्लास 10th का लेक्चर जो है वो कर रहे थे और आज जो है थर्ड लेक्चर है क्लास 10 का सीबीएसई और हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो मैंने पहला लेक्चर में आपको पूरा का पूरा चार्ज के बारे में बता दिया था। पूरा ऑल ओवर थिंग्स मैंने चार्ज का प्रॉपर्टी, चार्ज का वैल्यू वगैरह सारा कुछ ऑलरेडी मैंने बता रखा था। उसके बाद मैंने दूसरा लेक्चर में पूरा का पूरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे मैंने क्वेश्चंस करा रखे थे आपको। न्यूमेरिकल्स जो भी था वो करा रखे थे। ओके, वहां से ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं बनता। न्यूमेरिकल्स जो है ना अब बनेगा। अब जो है जब कुलम्स लॉ जो पढ़ाऊंगा मैं उसके बाद जबरदस्त तरीका से जो है न्यूमेरिकल बनना शुरू होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है कुलम्स लॉ। ओके, तो आपने सुना होगा कुलम्स लॉ का नाम, बहुत अच्छा से सुना होगा। और अगर नहीं सुना है तो आज सुन लो। कुलम्स लॉ जो है आज पढ़ने वाले हैं अपन। ओके, तो जो भी नए बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा एक कि पीछे वाला जो भी लेक्चर्स है वो सबसे पहले जाके देखें उसको। उसके बाद इसको पढ़ लेना बाद में, अगर अभी नहीं पढ़ सके तो ठीक है, लेकिन उसको पहले जाके देख लो अगर पूरा अच्छा से स्टडी करना है तब। ओके, तो जल्दी से कॉपी में एक हेडिंग डाल दीजिएगा, कुलम्स लॉ। ओके, कुलम्स लॉ। ओके, आज अपन पढ़ने वाले हैं कुलम्स लॉ। देखो, कुलम्स लॉ कोई नया चीज नहीं है। ओके, ये कोई आपके लिए यूनिक नहीं है। आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, दैट इज द ग्रेविटेशन। ओके, बस वही चीज है कुलम्स में, समझे। आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा कि दो मास होता है m1 m2 और उनके बीच अट्रैक्शन होता है। ओके, और उनके बीच एक फोर्स लगता है, दैट इज द F = G m1 m2 r²। याद आया क्या कुछ? ओके, याद आया होगा। ओके, जहां पे G जो था वो था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यस, ओके, तो यहाँ पे जो है बस वही चीज है, सब कुछ वही है, बस वहां पे मास था और यहाँ पे चार्ज रहेगा। ओके, वहां पे क्या हो रहा था, आप जब पढ़ रहे थे क्या बोलते हैं ग्रेविटेशन लॉ, तो वहां पे आपको एक बात बताया गया होगा कि जब भी कोई मास होता है m1 और m2, तो m1 और m2 में जो है वो क्या होता है, ओनली और ओनली अट्रैक्शन होता है। ओके, आपको ग्रेविटेशन में ये बात बता दिया गया होगा कि m1 और m2 में केवल और केवल अट्रैक्शन होता है। देयर इज नो रिपल्सन इन बिटवीन द मासेस इन द ग्रेविटेशन। ओके, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। अगर हम यहाँ का बात करें, मतलब कि कुलम्स लॉ का बात करें, तो यहाँ पे अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है, क्योंकि चार्ज है। ओके, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस प्लस, यहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ जो है वो क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, कुलम्स लॉ कहता है कि अगर कोई भी आपके पास चार्ज है, मान लो Q1 है, ओके, और ये क्या है, वो Q2 है, ठीक है ना, और ये दोनों चार्ज जो है वो कुछ दूरी, मतलब r पर डिस्टेंस है। कुलम्स साहब जो थे वो यही कहते हैं कि दो चार्ज हमने ले लिया, ओके, Q1 और Q2, और ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। ठीक है, तो क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, याद करो न्यूटन का तीसरा नियम पता होगा ना यार। हाँ जी, अगर न्यूटन का तीसरा नियम पता है तो जल्दी से कमेंट में लिखो, न्यूटन का तीसरा नियम किसे कहते हैं। ओके, तो मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। याद आया क्या? ये तो गायत्री मंत्र है यार, याद कर लो इसे, रट्टा मार लो एकदम। एवरी एक्शन इज देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, एवरी एक्शन इज देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बोलते रहो 5 बार, याद हो जाएगा। हाँ जी, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, यहाँ पे आप पढ़े होंगे ग्रेविटेशन में, वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होता है। और यहाँ पे क्या होगा कि या तो ये जो चार्ज है Q2 और ये जो चार्ज है Q1 या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। बात समझे? अब अट्रैक्ट और रिपेल कैसे करेगा थोड़ा समझना। मान लो ये चार्ज जो है वो माइनस है, ओके, और ये वाला चार्ज भी जो है वो क्या है, माइनस है। और माइनस माइनस के बीच आपको पता है कि प्यार नहीं दुश्मनी होता है, तो माइनस माइनस मतलब इक्वल चार्ज है, और इक्वल चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। मतलब अगर ये 1 है और ये 2 है, तो 1 ने किस पे फोर्स लगाया, 2 पर, ओके, ये इसको रिपेल किया, ओके, और 2 जो है वो किस पे फोर्स लगाया, 1 पे, और 2 ने 1 पे फोर्स इधर लगा दिया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स यहाँ पे लग रहा है, किस पे लग रहा है, 1 पे लग रहा है। कौन लगाया होगा, 2 लगाया होगा, तो फोर्स ऑन 1, ध्यान से समझना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ओके, फोर्स किस पर लगा, 1 पे लगा, किसके कारण लगा, दूसरा के कारण लगा, दैट इज द
फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और उसी को अपोजिट कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। कितना आसान था नहीं? हाँ जी। अब देखो इधर, ये तो हमने प्लस माइनस माइनस लिया, अगर हम यहाँ पे प्लस और प्लस दोनों सेम ले, सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है, ओके, 1 and 2 and both are separated by r distance, ओके। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगा, समझ रहे हो ना? क्यों क्या कंडीशन सेम होगा? क्योंकि दोनों लाइक चार्ज हैं, और जहाँ लाइक चार्ज होता है वो क्या होगा, रिपेयर करेगा, F1 F2 इधर भी लेगा, ओके, सॉरी F21 F12 सेम चीज है, ओके। मैंने ये दोनों के लिए एक ही लिख रखा है, F1 F2, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्या लेते हैं, एक प्लस लेते हैं और एक माइनस लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होने लगेगा और डिस्टेंस उतना ही रहेगा। बात समझे? ये है 1 और ये है 2, तो ये हो जाएगा F12 और ये हो जाएगा F21, सिंपल सी बात समझ में आया ना? तो आपको बस देख लेना है चार्ज, और चार्ज का टाइप कौन सा है, प्लस प्लस है, माइनस माइनस है। इसके बाद आपको देखना होगा कि कौन सा चार्ज इस पे फोर्स लगाए, ठीक है। अब यहाँ पे मुद्दे की बात आती है, जैसे आप न्यूटन्स लॉ मतलब ग्रेविटेशन में पढ़ते होगे कि आपने पढ़ा होगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1, याद आया? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m2, ओके। तो यहाँ पर भी कूलम्ब साहब वही कहे थे, और कूलम्ब्स लॉ यही कहता है कि जैसे आप वहां पे ग्रेविटेशन में किए थे वही चीज आपको यहाँ पे करना है, एंड यहाँ पे आपको क्या करना होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, ओके। क्योंकि जितना ज्यादा ये वैल्यू रहेगा चार्ज का, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, ओके। जैसे मान लो 1 कूलम्ब है, ओके, और ये भी 1 कूलम्ब है, तो फोर्स 1 कूलम्ब जितना लगेगा, जैसे ही आप यहाँ पे 5 कूलम्ब कर दिए तो फोर्स का वैल्यू भी तो बढ़ गया ना। कहने का मतलब जैसे ही चार्ज बढ़ाओगे वैसे आपका फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा, फोर्स का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1। अगर आप Q1 का वैल्यू बढ़ाते हो तो यहाँ फोर्स भी बढ़ेगा, और अगर आप इस Q का वैल्यू बढ़ाते हो तो Q2 भी बढ़ेगा। समझ में आया ना? तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। अब एक बात मुझे बताओ कि जितना ये जो प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, जितना नजदीक आएगा, ओके, उतना ज्यादा इस पे फोर्स लगेगा। क्योंकि आपको पता है जब भी दो मैग्नेट को आप नजदीक लेके आते हो तो वो अगर नॉर्थ पोल, एक ही पोल, सेम पोल रहा तो बहुत ही ज्यादा आपको ताकत लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि नजदीकियां बढ़ जाती हैं। तो डिस्टेंस कम होने से फोर्स का वैल्यू बढ़ जाता है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बात समझे? तो जैसे ही आप इसकी दूरी कम करोगे, इनके बीच फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन कूलम्ब्स लॉ कहता है कि यहाँ पे डिस्टेंस नहीं, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम आपको लिखना होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस मतलब दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के जो बीच की दूरी है, ओके, उसका इनवर्सली लिखना है आपको, ठीक है। तो ये तीनों चीज आपको समझ में आया कि F is directly proportional to Q1, F is directly proportional to Q2 and F is inversely proportional to 1 by R square। अब तीनों को जब एक साथ रिलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, Q1 Q2 by R square, ओके। अब यहाँ पे इससे प्रोबेबिलिटी हटाओगे, मतलब कि यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी है हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज K, ओके। K Q1 Q2 by R square, this is the very important formula of the Coulomb's law, okay। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप डायरेक्ट DR मान लो, डॉक्टर फार्मूला है ये, ओके। डायरेक्ट रिमेम्बर कर लेना है इसको, Coulomb's law का फार्मूला। अब यहाँ पे थोड़ा सा इलेबोरेट करना है आपको, क्या इंपॉर्टेंट चीज, ये K बहुत जरूरी है। K जो है ना वो पूरा सिस्टम को हिला के रख देगा अभी, ठीक है। अब K को समझना है, थोड़ा ढंग से समझना है, ओके। अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हाँ समझ में आ रहा है आपको। ऐसे ही नहीं खाली सामने देखते रहो, समझ में आ रहा है तो एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दो, यस सर समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो K है बहुत इंपॉर्टेंट है। K इज द कूलम्ब्स कांस्टेंट, या फिर इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। K जो है
वो कुलम्स कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट यहाँ पे कहा जाता है। जैसे कि न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन में आप लोग पढ़े होंगे, जी को ग्रेविटेशन यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते थे ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे के आपका दैट इज द कुलम्स कांस्टेंट या फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और के का बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होता है। जैसे कि आपको जी का वैल्यू वहां पे याद होगा 1.67 × 10⁻31 आई थिंक, यही था, नहीं -11 था। ओके हाँ जी, तो आपको वहां का वैल्यू पता है, तो यहाँ का वैल्यू भी आपको याद रखना होगा। और के का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ओके, ये के का वैल्यू है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको याद रखना होगा। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि इस के का एक और मान होता है, वो थोड़ा सा आपको मैं सिखा देता हूँ। देखो ये जो के है ना, उसको इस तरह से भी लिख सकते हो 1/4πε0। ओके, 1/4πε0। और इसका मतलब ये जो 1/4πε0 है ना, ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है वो इतना ही होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अब एक काम करो, इस के वैल्यू को इस के जगह पुट कर दो। समझ रहे हो क्या? ये जो के का वैल्यू है ना, ये वाला के का वैल्यू, ये अब मत पूछना कि ये कहां से आया, ये कुलम्ब साहब बताएंगे जाके। हाँ, अगर ये जानना है तो कुलम्ब साहब के पास चले जाओ और पूछ के आ जाना, ठीक है। हाँ जी, तो अच्छा से बता देंगे, तुमको समझा भी देंगे, और हो सके तो आके मुझे भी सिखा देना, लेकिन कुलम्ब साहब से मिलना होगा जाके, ठीक है। तो मिल के आना, फिर हमसे जरूर मिलना अगर मिल के आ जाओगे तो। अब देखो, अभी ये के का वैल्यू को हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, F = 1/4πε0। ओके, ठीक है ना। हाँ जी, Q1 Q2/r²। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, और आप उसको ऐसे भी तो लिख सकते हो यार, F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। आपको दिख रहा है क्या? अरे भाई, कैमरा में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था। ओके, डोंट वरी, चलो अब देखते हैं, अब ठीक आ रहा होगा। तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ, इसी को इधर देखो, F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब देखो, इस के का वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा, तो ये वाला फॉर्मूला आ गया। ओके, अब इसका वैल्यू टोटल कितना है, 9 × 10⁹। ओके, और उस वैल्यू को के जगह पे रख, इसके जगह पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। तो ये तीन फार्मूला जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों का तीनों फार्मूला एक ही है, बस अलग अलग तरीका से इसको लिखा गया है। अब आपको एक ही चीज समझना है, वो है कूलम्ब्स लॉ का डेफिनेशन। ओके, तो डेफिनेशन क्या कहता है कूलम्ब्स लॉ का, समझो थोड़ा सा। देखो, According to Coulomb's law, force is directly proportional to the product of the charges. देखो, product मतलब multiply. Okay, force is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. The square of the distance between them in along a straight line. Okay, along a straight line या फिर along line joining between the charges. Line joining उसको बोलते हैं जो बिल्कुल सीधा हो। ओके, बिल्कुल एक चार्ज से दूसरे चार्ज में हो रहा हो, दैट इज द लाइन ज्वाइनिंग। ओके, तो इतना बात आपको समझ में आ गया, आपको लिख लेना है ये सारा चीज। ओके, उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें, देखो उतना जानने का जरूरत तो है नहीं, बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं एप्सिलॉन नोट बता देता हूँ। देखो एप्सिलॉन नोट क्या होता है, एप्सिलॉन नोट, एक्चुअली एप्सिलॉन नोट इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट। ओके, और एप्सिलॉन नोट जो है ना, इसी को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये नया वर्ड आ रहा है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, थोड़ा लिख लेना आप लोग, क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये फ्री स्पेस क्या है थोड़ा समझना। न्यूटन कूलम्ब साहब क्या किए थे कि जो भी ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना, ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट को वैक्यूम में करवाए थे। वैक्यूम बोले तो स्पेस में, ठीक है ना। तो वहाँ का एक मतलब उन्होंने क्या किया, एक चूज किया, मीडियम का समथिंग कुछ चूज किया होगा, उसी को बोलते हैं कि जब भी कोई चीज, जब चार्ज वगैरह जो भी स्पेस में इसका एक्सपेरिमेंट होता है, तो वहाँ का जो मीडियम का जो भी
ये जो न्यूटन साहब का जो भी एक्सपेरिमेंट था ये पूरा का पूरा स्पेस में हुआ था। ओके, तो स्पेस में होने के कारण उन्होंने एक चीज चूज किया, दैट इज द एप्सिलॉन नोट। ओके, और एप्सिलॉन नोट जो है ना वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर को हम बोल सकते हैं, एयर में जो भी एक्सपेरिमेंट है इसीलिए इस चीज को यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप जल्दी से इस चीज को लिख सकते हो। और एप्सिलॉन नोट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, यहाँ पे आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। आप कहाँ जाओगे, 12 में जाओगे, उसके लिए वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पूरा 12 में आपको एप्सिलॉन नोट एक जगह नहीं कितना जगह मिलेगा, इसलिए 12 में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्या है ये जो भी फॉर्मूलाज हैं इससे कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देता हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो जल्दी से इसे लिख लो, लिख भी लिया होगा बहुत सारे बच्चे, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल करवाने से पहले थोड़ा सा एक चीज और जान लो आप लोग। जैसे अभी आपने पढ़ा कूलॉम्स लॉ, ओके, इन वैक्यूम, वैक्यूम में आपने फार्मूला क्या लाया, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ओके, अभी आपने ये फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ओके, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, F इक्वल टू 9 × 10 to the power 9 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ओके, आप एक ही फॉर्मूला को तीनों तरह से लिख सकते हो। लेकिन आप थोड़ा समझो इधर कि मान लो कि हम एयर में कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करके अगर कोई मीडियम में करें, इन मीडियम, तब क्या होगा। अगर कोई एक्सपेरिमेंट आप मीडियम में कर रहे हैं एयर में नहीं करके, तो क्या होगा, थोड़ा देखो और थोड़ा समझना ध्यान से। ओके, एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही आप, अरे यार देखो, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे नोट था, क्यों, क्योंकि ये जो था वो एयर में हो रहा था या वैक्यूम में हो रहा था। लेकिन यहाँ पे अपन जब मीडियम में कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई चार्ज है Q1 और Q2 और इनके बीच कोई मीडियम रख दिया गया, मात्र कोई लकड़ी रख दो, पानी रख दो, है ना, दैट इज द मीडियम बिटवीन द चार्ज। ओके, तो इस तरह जब होगा तो यहाँ पे एप्सिलॉन नोट की जगह पे क्या लिख देंगे अपन, एप्सिलॉन M। ओके, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, अभी जो पढ़े थे आप लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वो एप्सिलॉन नोट का था, लेकिन जैसे ही मीडियम में कुछ करोगे तो एप्सिलॉन M हो जाएगा, आप समझे, एंड Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब कहोगे कि ये जो वैल्यू था 9 × 10 to the power 9 इसका, वो भी इसका होगा क्या, नहीं, हर मीडियम का वैल्यू जो है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो एप्सिलॉन नोट था इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ठीक है, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये किसका वैल्यू है, ये एप्सिलॉन नोट का वैल्यू है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है ना, अब आप देखिए और समझिए चीज को कि जब आपने एयर में रखा था, ये सब एयर का है, ए बोले तो एयर, और ए है किसका, मीडियम का। तो जब दोनों को अपन कंपेयर करते हैं, कंपेयर कहने का मतलब देखो इधर FA बाई FM, मतलब फोर्स इन एयर बाई फोर्स इन मीडियम, तो क्या हो जाएगा, समझो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट हो जाएगा क्या, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये किसका था, एयर का था। ठीक है, अब जो है वो क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन M। क्यों एप्सिलॉन M, क्योंकि हम रेशियो निकालना चाहते हैं फोर्स इन वैक्यूम एंड फोर्स इन मीडियम का। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना, 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, FA बाई FM इक्वल टू क्या बचा, ये एप्सिलॉन M कहाँ जाएगा, ऊपर, एप्सिलॉन M बाई एप्सिलॉन नोट। ओके, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे रिलेशन कहाँ निकला, एप्सिलॉन M बाई एप्सिलॉन नोट। अब जो है
जैसे ही एप्सिलन एम और एप्सिलन नोट का हम बात करेंगे तो ये जो दोनों है, ये दोनों का रिलेशन कहलाता है एप्सिलन आर, और दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, ये रिलेटिव परमिटिविटी है। रिलेटिव बोले तो देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा रिलेशन, एक विथ रिस्पेक्ट टू, उसके रिस्पेक्ट में कितना है, पढ़ा होगा ना, 9th में पढ़ते हो, विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट देम। ओके, तो यहाँ पे बात कर रहा है कि हवा के रिस्पेक्ट में माध्यम में कितना फोर्स, किसी मीडियम में कितना फोर्स लगेगा। ओके, मीडियम के रिस्पेक्ट में हवा में कितना फोर्स लगेगा। अरे यार ये ओके, तो ये रिस्पेक्ट का बात है, दैट इज द रिलेटिव, ये दोनों का रिलेशन है। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एप्सिलन एम बाय एप्सिलन नोट इक्वल टू एप्सिलन आर। ओके, तो यहाँ पे एप्सिलन एम इक्वल टू एप्सिलन नोट एप्सिलन आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? थोड़ा ध्यान से समझो, हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो इस तरह से हो जाएगा। ओके, ये है एप्सिलन एम इक्वल टू एप्सिलन नोट एप्सिलन आर। बात समझ रहे हो ना? ये हम रिस्पेक्ट का बात कर रहे हैं। माध्यम का एयर में, माध्यम के रिस्पेक्ट में एयर में कितना फोर्स लगेगा और एयर के रिस्पेक्ट में मीडियम में कितना फोर्स लगेगा, दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी। बात समझे? तो ये भी रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दोनों का दिया हुआ वैल्यू फोर्स निकालने के लिए बोल रहा, फोर्स भी निकाल सकते हो आप। बात समझ रहे हो ना? मतलब ये भी रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे है थोड़ा समझो। अगर मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पे रखूं, कौन सा फॉर्मूला है, एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलन एम। ओके, एप्सिलन एम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखो, इस एप्सिलन एम के जगह पे इस एप्सिलन एम का वैल्यू पुट कर दे। बात समझ रहे हो ना? इस एप्सिलन एम का वैल्यू इस एप्सिलन एम के जगह पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलन नोट और एप्सिलन आर, क्योंकि एप्सिलन एम के जगह पे एप्सिलन एम, देखो 4 पाई है, 4 पाई है, केवल हमने एप्सिलन एम के जगह पे इस वैल्यू को पुट किया है तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बात समझे? ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और रिलेशन निकलेगा और आपको उस रिलेशन को ध्यान से समझना होगा कि आपने k का वैल्यू पढ़ा था, k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलन नोट, अभी मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे भी देखो है k, ये दिख रहा है ना? हाँ जी। तो इस 1/4 पाई एप्सिलन नोट, 1/4 पाई एप्सिलन नोट को हम क्या बोल सकते हैं, k बोल सकते हैं कि नहीं? 1/4 पाई एप्सिलन नोट को क्या बोल सकते हैं, k बोल सकते हैं। तो एफ एम इक्वल टू के, ये टोटल क्या हो गया आपका, के बन गया, बचा क्या, एप्सिलन आर Q1 Q2 आर स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला निकला है आपका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझे? किसी फोर्स, कोई भी अगर चार्ज के बीच मीडियम में फोर्स लग रहा है, अगर चार्जों के बीच में मीडियम रख दिया गया तो उनके बीच जो फोर्स है वो क्या जो है वो होगा। तो अब ऐसा सवाल मैं आपको, ये चीज मैंने आपको क्यों बताया, थोड़ा समझो। जैसे मान लो कि आपको बोल दिया गया दो चार्ज है Q1 और Q2, ठीक है, इसके बीच का जो रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू है वो मान लो 4 है, समझे? तो रिलेटिव परमिटिविटी का आपको वैल्यू दे रखे, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा और उसका वैल्यू को बस यहाँ पे क्या कर देना है, पुट कर देना है, समझे? अब सवाल बन जाएगा, ठीक है? तो जल्दी से इस चीज को नोट करना होगा। देखो, समझ के नोट करना होगा। मैंने 10th लेवल पे ये सब बहुत सारा चीज फालतू बता दिया। ये केवल 10th लेवल का चीज नहीं है, ये सारे के सारे लेवल 12th का है। लेकिन आपको IIT फाउंडेशन में दे रहा हूं तो आपको ये बताना बहुत जरूरी है, तो थोड़ा ध्यान से समझना इन सब चीजों को, ठीक है ना? तो अब जो है अपन आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर, लेकिन इसको जल्दी से आपको लिखना होगा। ओके, वीडियो को पॉज कर लो, लेकिन वीडियो पॉज करने के बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं, नहीं? हाँ जी, तो वीडियो पॉज कर लो और जल्दी से लिख लो, उसके बाद में फिर मैं आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ। जल्दी से लिखिए।
तो सबसे पहला सवाल और सबसे लल्लू सवाल, जल्दी से क्वेश्चन देखो, नीचे आ रहा होगा क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन लिखो और जल्दी से क्वेश्चन बनाओ। सबसे पहला सवाल क्या बोलता है, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज ऑफ 10 कूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। कितना लल्लू क्वेश्चन है यार। बन गया क्या, आंसर आ गया, नहीं आया? चलो सिंपल सा फार्मूला लगाने के पहले क्या लिखना है, गिवन ईच ऑफ 10 कूलम। सवाल में है ईच ऑफ 10 कूलम, मतलब दो चार्ज है जो 10 मीटर की दूरी पर, मीटर है ना, 10 मीटर की दूरी पर उपलब्ध है, प्रेजेंट है। ओके, Q1 और Q2 कितना मीटर, 10 मीटर, और इसका वैल्यू 10 कूलम है और इसका वैल्यू 10 कूलम है। ठीक है, मतलब Q1 इज इक्वल टू 10 कूलम, ओके, एंड Q2 इज इक्वल टू 10 कूलम एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 मीटर। फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अरे बोलो, अब इसका वैल्यू आपको पता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, पता है ना यार? हाँ जी, इस इंटू 10 इंटू 10 बाई 10 स्क्वायर, तो ये सब तो कट जाएगा ना, तो आंसर कितना आया, 9 इंटू 10 टू द 9 न्यूटन। ओहो, कितना लल्लू सवाल था, सबसे पहला सवाल। ठीक है, ओके, इसी तरह का और मैं आपको सवाल दे देता हूँ, बना लेना, ठीक है ना। आज थोड़ा मैं जल्दी लेक्चर को खत्म कर रहा हूँ, अगले लेक्चर में बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर के लिए कल शाम में तैयार रहना। ओके, और इसके बाद कल जो है, इसके बाद लेक्चर के बाद, न्यूमेरिकल के बाद बायोलॉजी का क्लास चलेगा, इसलिए बायोलॉजी का क्लास भी छोड़ना नहीं। ठीक है, तो अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना वीडियो को, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, दोस्तों को जरूर शेयर करना और उनको बोलना देखने के लिए वीडियो और सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।